नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। पेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है दोस्तों, 27-28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है 28-29 को, उसको ध्यान में रखते हुए देखिए मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको ये सारे के सारे सन याद करवा दिया है दोस्तों। 1857 में क्रांति हुई थी, 1873 में दिल्ली दरबार, 1878 में आपका वारनाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट आए थे। 85 में कांग्रेस का गठन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब ने की थी। 7 में कांग्रेस विभाजन सूरत अधिवेशन के अंतर्गत। 8 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 9 के अंतर्गत दोस्तों आप देखते हैं पार्लियामेंट और सुधार। उसके बाद 11 में दिल्ली दरबार लगता है। 14 में प्रथम विश्व युद्ध और कामागाटा मारू प्रकरण। 15 में गांधी जी आते हैं भारत। 16 में बीएचयू की स्थापना और लखनऊ समझौता होता है और 16 में ही गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि मिलती है। 17 में चंपारण आंदोलन। 18 में मिल मजदूर और खेड़ा का आंदोलन। 18 में मिल मजदूर और खेड़ा का आंदोलन। 19 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। 20 में असहयोग आंदोलन और 22 में दोस्तों चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन का समाप्त होना। ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। 24 में गांधी जी आते हैं और बेलगांव अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं और उसकी अध्यक्षता करते हैं। 25 में काकोरी कांड होता है, काकोरी ट्रेन एक्शन एट डाउन, ठीक है। उसके बाद 27-28 की बात करते हैं। तो ये सारी बातें हम आपको बता रखे हैं। अब इसी के जस्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम साइमन कमीशन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन अगर देखा जाए तो एक चीज़ समझिएगा इसको। साइमन कमीशन के पास जाने से पहले थोड़ी सी बात करता हूँ। 1919 में एक एक्ट आया था। इस एक्ट में क्या था कि जो निर्वाचक मंडल था, निर्वाचक मंडल, इसमें क्या थे, भारतीय भी शामिल किए गए थे। भारतीय क्या किए थे, शामिल कर लिए गए थे दोस्तों। अब सोचिए कि जब भारतीय शामिल हो गए और यहाँ पर प्रत्येक, अब ध्यान रखिएगा, अब आप समझिए कि शासन उत्तरदायी शासन के लिए प्रत्येक 10 वर्ष पर एक समिति का गठन माना गया था कि समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है ना। उत्तरदायी शासन की जांच के लिए प्रत्येक 10 वर्ष पर एक समिति के गठन करने की बात होती है और वह समिति जो थी इस बार जो 1927 वाली थी, इस समिति को, साइमन कमीशन को 2 वर्ष पहले, ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष पहले गठित कर दी जाती है, पहले गठित कर दी जाती है दोस्तों। अब एक चीज़ समझिएगा, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था। ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में अभी चुनाव होने वाला था। तो आप जानते हैं कि हर चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं दोस्तों। और वहाँ पर जो है ब्रिटेन सरकार में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी का पीएम था। इस समय क्या था, कंजर्वेटिव पार्टी थी और उसका जो पीएम था, ठीक है ना, उसका जो पीएम दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसका जो पीएम है उसका नाम है ब्लेटी वीन, ठीक है ना, ब्लेटी वीन। और एक तरफ दोस्तों लेबर पार्टी है और लेबर पार्टी थोड़ा सा भारतीयों के हित की बात करती है और कंजर्वेटिव पार्टी जो है सत्ता भारतीयों को देना नहीं चाहती। अब सोचिए, सत्ता के सारे खेल हैं। कंजर्वेटिव पार्टी का शासन चल रहा था उस समय और चुनाव होने वाला था। उधर लेबर पार्टी मजबूत थी और लेबर पार्टी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारतीयों को सत्ता स्थानांतरित कर देंगे। विपक्ष हावी हो रहा था पक्ष पे, तो पक्ष ने क्या किया कि 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया। अब साइमन कमीशन का जब गठन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साइमन कमीशन का गठन, ठीक है ना। साइमन कमीशन का जब गठन होता है तो आपको बता दें कि इसके जो अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के, उनका नाम था दोस्तों सर जॉन साइमन, है ना। इसके जो हेड थे
हेड सर जॉन साइमन थे। यह कमीशन दोस्तों हमारे यहाँ 2 दौरा करता है। इसका अगर दौरा देखा जाए, दौरा तो 2 दौरे हैं। एक पहला दौरा अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, पहला दौरा दोस्तों ये फेब और मार्च 1928 में होता है। जो फर्स्ट दौरा है यह फेब और मार्च 1928 में होता है। और जो सेकेंड दौरा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 2 दौरे हो रहे हैं। इसीलिए हम ना कभी कभी जब साइमन कमीशन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि 1927 और 28। क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 दौरा हुआ था और दोनों अलग अलग डेट पर, मतलब समय पर हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं 2 बातें कर रहा हूं। जो दूसरा दौरा हुआ था दोस्तों, यह अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक हुआ था। ये क्या हुआ था? अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक, 1929। और पिछले वीडियो में दोस्तों जो हमने असहयोग आंदोलन की बात करी थी, या जो आपको मैंने खिलाफत आंदोलन बताया था, वहाँ पे 2020 नहीं 1920 होना चाहिए, वो गलती से हो गया था, ठीक है। अब देखिए ये दोनों दौरा होता है दोस्तों, जिसके हेड सर जॉन साइमन है। अब ये आते हैं और पूरे भारत का दौरा करते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि भारत का दौरा करने साइमन कमीशन आ रहा है और इसमें सभी क्या थे? सभी अंग्रेज थे। और आप जानते हैं दोस्तों कि जो अंग्रेज होते हैं ना, वो बिना किसी क्रीम के गोरे होते हैं, और गोरे होते हैं इतने गोरे कि एकदम वाइट, है ना। और इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन या व्हाइट कमेटी, ठीक है ना, श्वेत कमीशन, क्योंकि सभी इसमें अंग्रेज थे। अब देखिए दोस्तों, इसका जो विरोध है, इसका विरोध अब पूरे भारत में होने लगा, पूरे भारत में होने लगा। और आपको याद होगा पंजाब केसरी। पंजाब केसरी कौन थे? जरा जल्दी से बताइए तो, पंजाब केसरी कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो पंजाब केसरी थे दोस्तों, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। समझिएगा, यह भी विरोध कर रहे थे दोस्तों। और विरोध करते समय इनको एक सांडर्स नाम का सिपाही था, इसने लाठी से प्रहार किया और इनकी मृत्यु हो जाती है। लाठी से वार करता है और लाला लाजपत राय की क्या होती है? इसी लाठी की वजह से मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और वहाँ पर इन्होंने एक ऐतिहासिक कथन कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ा लाठी का हर एक प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत के आखिरी किल साबित होंगे। सोचिए दोस्तों, कितनी सटीक भविष्यवाणी इन्होंने कर रखी थी। आगे यही होता है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। इधर दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका विरोध, साइमन कमीशन का विरोध, अगर दिल्ली में पूछे ना, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दोस्तों कर रहे थे कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। और ये क्या किए? काला झंडा दिखा रहे थे दोस्तों। काला झंडा किसे? तत्कालीन सचिव, एक सचिव था जिसका नाम है लॉर्ड बर्किंग हेड। बर्किंग हेड, बर्किंग हेड को इन्होंने झंडा दिखाया। अब बर्किंग हेड इनको चुनौती देता है कि अगर तुम में है दम तो बना के दिखाओ संविधान भारतीयों के लिए, सभी भारतीयों के लिए क्या बनाओ? संविधान बनाकर दिखाओ। यहीं से बात हम करते हैं दोस्तों, मोतीलाल नेहरू को यह बात लग जाती है। वह कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर गर्श है, दम है, तो तुम क्या करो? अपने भारतीयों के लिए संविधान बनाकर दिखाओ। और यह बात मोतीलाल नेहरू को लग जाती है। और आप पढ़े होंगे दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मोतीलाल नेहरू, उसके मान के चलिए कि नेहरू रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू ने चुनौती स्वीकार किया और अपना नेहरू रिपोर्ट तैयार कर दिया दोस्तों। तैयार करने के बाद उसको दे देते हैं। उसमें 13 मांग होती है दोस्तों। 10 अगस्त 1928 को, 10 अगस्त 1928 को इस रिपोर्ट में 13 मांगे थी, जिसमें बहुत सी सारी बातें थी, ठीक है ना, उस पर हम नहीं जाएंगे। और यह रिपोर्ट बर्किंग हेड को सौंपा जाता है।
अब वर्किंग हेड को जब रिपोर्ट सौंपा जाता है दोस्तों, तो वह 1 वर्ष का समय बीत जाता है, उस पे कोई एक्शन नहीं लेता है। अब इनको लगता है कि यार ये तो हम लोगों को सुन नहीं रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है कि फिर यह पूरी तरह से मान के चले कि इस पे कोई एक्शन नहीं होता है, वर्किंग हेड इस पे कोई एक्शन नहीं लेता है दोस्तों। तो यहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में हमने बात कर लिया, लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके कारण हुई ये बता दिया, साइमन कमीशन कब भारत आया था ये बता दिया, और साइमन कमीशन क्यों आया वो भी मैंने बता दिया कि भाई भारतीयों को निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया, और वह 1919 के एक्ट में हुआ था। 1909 वाले एक्ट में आप देखेंगे तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, जबकि 1919 में भारतीयों के लिए निर्वाचक मंडल व्यवस्था की गई है। तो इसलिए उत्तरदायी सरकार की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। और इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, बिना कापी कलम के बैठेंगे तो नुकसान है, एकदम नोट करिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब नेहरू रिपोर्ट तो स्वीकार नहीं की जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर कांग्रेस अपना रूटीन जो अधिवेशन होता है वो करती है दोस्तों, इस बार लाहौर में रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पर, और इसका हेड बनते हैं, अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू के क्या थे, सुपुत्र थे दोस्तों। अब एक चीज समझिएगा, 1 साल तक इन लोगों ने इंतजार किया कि अब नेहरू रिपोर्ट पे काम होगा, लेकिन नहीं होता। उस नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य का दर्जा मांगा गया था कि हमारे देश को अधिराज्य का दर्जा आप दे दीजिए। और इस बार नेहरू जी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमने 1 वर्ष पहले क्या मांगा था, 1 वर्ष पहले यानी नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य की दर्जा मांगा था कि ऊपर से आपकी छत्र छाया, लेकिन अंदर हम काम करेंगे। अब ये तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन अब क्या होगा, अब होगा पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो वो है दोस्तों कब, ये 1929 में जो रावी नदी के तट पर जो किया गया है अधिवेशन। अब समझिए, इसी दिन आप ध्यान रखिएगा, जो है 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराकर, पहली बार झंडा फहराकर क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया दोस्तों। तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930। और यही कारण है कि संविधान पहले बनने के बाद भी उसको लागू किया जाता है इसी डेट में दोस्तों, 1950 में, क्योंकि यह ऐतिहासिक दिन 1930 से ही चला आ रहा था। तो यहां से आपको पता चल गया ना कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में। अब यहाँ पे बात एक बड़ी मजेदार फंसती है दोस्तों, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस अधिवेशन में ना एक जाने माने नेता, पढ़े लिखे व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस भी थे। बंगाल से इनका काफी लगाव था और ये वहां भी थे, और वो प्रश्न करते हैं। और सोचिए कि गांधी से उस समय प्रश्न करना बड़ा ही मुश्किल माना जाता था, क्योंकि वह एकदम वन मैन आर्मी वाले थे, ठीक है ना। तो काफी डर था लोगों को कि भाई कैसे उनसे प्रश्न करेंगे। अब जो ही पूर्ण स्वराज की मांग की बात होती है, तो यहाँ पर एक प्रश्न करता है, कौन करता है भाई, तो प्रश्न करते हैं सुभाष चंद्र बोस कि भाई आप जो है पूर्ण स्वराज की मांग तो कर दिए, लेकिन इसको प्राप्त कैसे करेंगे। अब यह बात होती है उस समय जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे, और बीच से तुरंत महात्मा गांधी कहते हैं कि इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। और दोस्तों अभी हाल ही में, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था इन्होंने। तो इनकी बातों का विश्वास कैसे हो, अब इस पे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच काफ़ी बहस होती है। और उन्होंने कहा कि आपने अभी तक जितने भी आंदोलन किए उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है, इसलिए विश्वास नहीं है कि आप लोग
फिर से आंदोलन करके पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा कर सकते हैं। अब यह बात सारे कांग्रेसियों को खल गई कि अरे ऐसे कैसे चुनौती कोई दे सकता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने चुनौती तो दे दी कि तुम अपना आंदोलन सफल करके दिखा दो तो जाने। अब इसी चुनौती में सारे कांग्रेसी लग जाते हैं दोस्तों कि इस चुनौती को हमें पार करना है। और जानते हैं 1930 में अधिवेशन करना ही भूल जाते हैं, इतना वो मशगूल हो जाते हैं इनकी चुनौती की वजह से। सोचिए, अधिवेशन करना भूल जाते हैं। तो 1930 में ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1930 में आपका जो कांग्रेस अधिवेशन है, कांग्रेस अधिवेशन ये नहीं हुआ दोस्तों। 1930 में कांग्रेस अधिवेशन क्या हुआ? नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है 1885 के बाद कि कांग्रेस अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चुनौती के बाद भी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की जाती है, लेकिन अभी उसमें समझिएगा क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, अब इसी लाहौर अधिवेशन में ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है ना, इसका जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव पारित हो जाता है दोस्तों। अब देखिए, और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन करने वाले थे? तो जाहिर सी बात है, वन मैन आर्मी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यही जो है इनका नेतृत्व करने वाले थे। अब देखिए, यहाँ चुनौती दे चुके हैं सुभाष चंद्र बोस कि सफलता नहीं मिलेगी। अब सारे कांग्रेसी, इसको ध्यान रखिएगा, सारे कांग्रेसी इसको सफल बनाने में जुट जाते हैं। और इसमें भी सारे कार्य वही थे, जैसे शराब की दुकान पे धरना देना, और ये सारी चीज़ें उसमें थी, जैसे आपका कर न देना, उसके बाद आपका आंदोलन, शिक्षा, स्वदेशी शिक्षा की बात, शराबबंदी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सारी बातें थी। लेकिन आप समझिए कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग रखी जाती है दोस्तों, रखी जाती है। ठीक है ना, 11 सूत्री मांग रखी जाती है। और यह 11 सूत्री मांग इरविन को भेजा जाता है। इरविन उस समय का वायसराय था दोस्तों, इरविन उसको भेजा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सारे कांग्रेसी हैं लगे हुए, लेकिन इरविन उस मांग को ठुकरा देता है। तब गांधी जी कहते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, और दांडी यात्रा शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए, मजेदार चीजें मैं बताने वाला हूं कि इस इरविन के पास 11 सूत्री मांग रखी जाती है, कहाँ? इरविन के पास। और इरविन इसे क्या करता है? अस्वीकार कर देता है। इरविन इसको अस्वीकार कर देता है। और वहीं पर यह 17 मार्च 1930 की बात है, 17 मार्च 1930 यह अस्वीकार कर देता है दोस्तों। और गांधी जी को काफ़ी चोट लगती है इससे, और कहते हैं कि मैंने तो रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला, कंकड़ मिला, खाने वाली चीज़ नहीं मिली। अब मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन करके रहूँगा दोस्तों। अब देखिए, मार्च ये जो हो रहा है आपका, ये सारी बातें जो हुई अभी, यह दोस्तों 12 मार्च 1930 की बात है। ठीक है ना, 12 मार्च 1930 की। अब देखिए, इसी दिन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की, और उस यात्रा का नाम था दोस्तों दांडी यात्रा। ध्यान रखिएगा, दांडी यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा का नाम था दांडी यात्रा। और इस दांडी यात्रा को दोस्तों इन्होंने शुरू की थी साबरमती से। कहाँ से? साबरमती से दांडी तक। ठीक है ना, साबरमती से दांडी तक दोस्तों। और इसमें 78 अनुयायी थे। 24 दिन इसमें चला गया, इसमें ध्यान रखिएगा, 78 अनुयायी। ठीक है, और इसमें 24 डे इसको चलने में लगा था दोस्तों। और लगभग 390, ध्यान रखिएगा,
लगभग 390 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। 390 किलोमीटर, 24 दिन, 78 अनुयायी। अब सोचिए कि 12 मार्च 1930 अगर आपको याद है तो 24 जोड़ेंगे तो लास्ट डेट आ जाएगा, ठीक है ना, लास्ट डेट आपको याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर 13 वर्षीय नागा लड़की थी, याद रखिएगा, यहीं पर 13 वर्षीय नागा लड़की थी, उसका नाम था दोस्तों गार्डनेल्यू, गार्डनेल्यू। और यह गार्डनेल्यू दोस्तों कहाँ पे थी, नागा लड़की थी, इसी को रानी की उपाधि दिया गया था, रानी की उपाधि दी गई थी। रानी की उपाधि किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने इसको रानी की उपाधि दी थी। तो यह भी कभी कभी पूछता है दांडी यात्रा में, अगर प्रश्न बनता है तो यहाँ से बन जाता है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 5 अप्रैल, इसी के अंतर्गत चलते हैं, 5 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच जाते हैं और 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ देते हैं, इनका नमक कानून तोड़ देते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसी दिन 6 अप्रैल को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होता है, इसीलिए इसको नमक आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑब्लिक करके अगर हम लिख दें इसे कि यह एक नमक आंदोलन है तो यह गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि नमक कानून बना करके ही तो, नमक बनाकर कानून तोड़ा, तब जाकर के इन्होंने नमक आंदोलन चलाया। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम नमक आंदोलन भी कहते हैं, इस बात को भी कंठस्थ कर लेना दोस्तों। और देखिए ये सब रामबाण बातें हैं जो अक्सर पेपर के लिए, आपके लिए और एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। लग जाइए, तोड़ दीजिए, छोड़िएगा नहीं। आइए चलते हैं अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ दोस्तों अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 6 अप्रैल को, इसी को हमने बताया था ना अभी कि इसी को हम अगर नमक आंदोलन भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, नमक आंदोलन, ठीक है ना। अब इसी आंदोलन को चुनौती मिली थी किससे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, और इसको पूरा करने के लिए, इसको पूरे देश में सफल बनाने के लिए पूरे कांग्रेसी लग गए थे दोस्तों, और 1930 में अपना अधिवेशन करना भी भूल गए थे। तो 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ था। अब देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो जाता है और इसमें जो कार्य करने थे वही कर न देना, सरकारी चीज़ों का त्याग करना, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना, शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, स्वदेशी शिक्षा को अपनाना, ये सारे जो मुख्य काम थे असहयोग आंदोलन के समय, वही सारे के सारे कार्य इस पे रहते हैं। तो कार्य मैं नहीं लिखूंगा, आप जानते हैं कार्य में बहुत कुछ रखा नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अब इसको सफल बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, सफल बनाने के लिए सारे कांग्रेसी जी जान से लग जाते हैं दोस्तों, और देखते देखते यह पूरे देश में फैल जाता है। क्या होता है, अब यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाता है। अब इधर इस आंदोलन की वजह से जो अंग्रेज थे वो काफ़ी गुस्से में थे। इन्होंने कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर देते हैं, और जो ही यह गैर संवैधानिक घोषित होता है तो इसके जितने भी सदस्य थे उनकी गिरफ्तारी होने लगती है। सोचिए, जितने सदस्य थे उनकी गिरफ्तारी शुरू हो जाती है दोस्तों। ये हुई ना बात, अंग्रेजों ने
अब कांग्रेस, जिसका निर्माण खुद अंग्रेज एक था एओह्यूम, उसी ने किया था कि हम इनको आपस में उलझाए रहेंगे, अपने पास रखे रहेंगे, तो होगा क्या कि हम राष्ट्रवाद को दबा सकते हैं। सोचिए 1885 में ये सोच किया गया, और आज सबसे बड़ा नासूर अगर कुछ बन गया है तो यही कांग्रेस बन गया है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी प्लस नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू को, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? जेल में। जेल का नाम क्या था? यरवदा जेल। यरवदा जेल में इनको गिरफ्तार करके रख दिया जाता है दोस्तों। अब होता क्या है कि कुछ समय बाद, देखिए 1930 में गिरफ्तार होते हैं और 1931 में, ध्यान रखिएगा, गांधी जो थे यरवदा जेल से 25 जनवरी 1931 को रिहा हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये कब रिहा होते हैं दोस्तों? रिहा होते हैं 25 जनवरी 1931 को। और रिहा होते ही इनकी जो मुलाकात है, मुलाकात, अब मुलाकात होती है तेज बहादुर सप्रू और यशपाल से। इनकी मुलाकात होती है दोस्तों तेज बहादुर सप्रू और किसे? यशपाल से। यशपाल से। अब सोचिए, महात्मा गांधी कहते हैं यार हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ऊपर तक, तो तेज बहादुर सप्रू कहते हैं कि एक मुलाकात जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, जरूरी है सनम। किससे? तो वो मुलाकात होनी थी दोस्तों इरविन से। तो अब ये लोग, ध्यान रखिएगा, ये दोनों गांधी और इरविन के बीच मुलाकात कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब यहाँ पर गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं दोस्तों। अब देखिए महीना कौन सा चल रहा है? जनवरी, जब वो रिहा होते हैं। तेज बहादुर सप्रू से मुलाकात होती है। अब वह कुछ समय लेकर के गांधी और इरविन को मिलवाता है, और मिलवाता कम है, ध्यान रखिएगा। तो ये, अब ध्यान रखिए, गांधी इरविन समझौता, मैं छोटे से ही जो मैं इसको बता दूं, मैं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूं जैसे ये गांधी इरविन हो गया ना, इनके बीच एक समझौता होता है। कब होता है? 5 मार्च 1931 में। 1931, 5 मार्च 1931 दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको, 5 मार्च 1931। अब मार्च और 1 मार्च और है, 23 मार्च, जब सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी जाती है। 5 मार्च को इन दोनों की बैठक होती है, 23 मार्च को उन दोनों को फांसी दी जाती है। अब यहाँ पर बात फंसती है, बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं महात्मा गांधी को कि अगर ये चाहे होते तो वो तीनों को फांसी नहीं लगी होती। ऐसा कौन? सभी लोग कहते हैं। तो आइए देखते हैं उसके पीछे कहानी क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये समझौता होता है जब गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, और इरविन जानते रहिएगा उस समय के तत्कालीन वायसराय थे दोस्तों। इरविन कौन थे? तत्कालीन वायसराय थे, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसी बीच मैं आपको बता दूं, देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, गांधी प्लस इरविन, यह समझौता होना था। और कब होता है? 5 मार्च 1930 को, ठीक है ना, ये 5 मार्च 1930 को होता है दोस्तों। और उसके जस्ट बाद, ध्यान रखिएगा, 26 से 29 मार्च, सॉरी ये मार्च नहीं है दोस्तों, 5 अप्रैल, एक सेकेंड, 5 अप्रैल 1930 है कि 5 मार्च, आप बताएं। 5 मार्च ही है, ठीक है। तो 5 मार्च 1930 को यह समझौता होता है। और याद रखिएगा, मैंने बताया ना कि 26 मार्च से लेकर के 29 मार्च 1930 तक होता क्या है? कांग्रेस अधिवेशन होता है। कांग्रेस अधिवेशन होता है, और इसके हेड रहते हैं कौन? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई
पटेल। तो ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके हेड रहते हैं। और उसके बाद 23 मार्च 1931 को दोस्तों, 23 मार्च 1931 को वह काला दिन जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी जाती है दोस्तों। ध्यान रखिए। अच्छा, भगत सिंह एक ऐसे शख्स थे दोस्तों जिन्होंने अपनी मौत को डिजाइन किया था। उनको कैसे मरना है उन्होंने 7-8 साल पहले ही तय कर लिया था दोस्तों कि मैं मरूंगा कैसे। जैसे हम लोग तय करते हैं ना कि मैं जीऊंगा कैसे, बंगला गाड़ी सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करते हैं ना, उन्होंने मौत को प्लान किया था दोस्तों। मौत को सोचिए, मरना कैसे है उनको पता था कि मुझे मरना है, इस तरीके से मरना है, यहाँ जाकर इस तरीके से मरना है दोस्तों। ऐसी अगर देखा जाए ना तो ऐसा जोश, ऐसा जुनून, ऐसा करने की जो कह सकते इच्छा शक्ति आती है किताबों से। इन्होंने उस समय कार्ल मार्क्स को पढ़ा हुआ था और कार्ल मार्क्स को जब इन्होंने पढ़ा तो सोचिए कि इनके अंदर एक जज्बा उठा और देश के लिए ये अपनी जान भी दिए, तो हंसते हंसते दे दिए दोस्तों। मतलब हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते हैं। सोचिए, मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, जब इनकी माँ जब इनसे बात करती है खत के माध्यम से, तो कहते हैं कि माँ तुम्हें रोना नहीं है, क्योंकि तेरा बेटा इस धरती माँ के लिए, इस भारत माँ के लिए शहीद होने वाला है। वो कहती हैं मैं तो माँ हूँ, मैं कैसे रोक सकती हूँ अपने आप को, और मैं अपने आप को रोकने में असमर्थ हूँ बेटा। तो वो कहते हैं कि माँ आप समझना कि इस नेक काम में, वो भी कहती है कि मैं मानती हूँ कि ये नेक काम है और मैं चाहूँगी कि ऐसा पुत्र मुझे हर जन्म में मिले, और मैं इस समय सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा पुत्र मिला है। और इस तरीके से काफ़ी वार्ता होती है उस लेटर में, मैंने पढ़ा, बड़ा ही आनंद आया। यूँ कहिए कि काफ़ी जोश जग गया था दोस्तों। अब देखिए, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, और इनके तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं लोग। और रास्ते कटे न कटे, जिंदगी जरूर कट जाती है, लेकिन आज भी हम लोग उसकी बात इसी वजह से कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 मार्च को समझौता और 23 मार्च को फांसी, जिसकी वजह से जो ये आपका अधिवेशन हुआ था ना, इसमें सारे कांग्रेसी गांधी की घोर निंदा करते हैं और जगह जगह पर गांधी का विरोध किया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। अब सोचिए कि किस तरीके से गांधी का भी विरोध शुरू हो जाता है दोस्तों। और इसमें 11 सूत्री मांग थे, ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौते में 11 सूत्री जो मांग थी, उसमें एक था कि राजनैतिक कैदी जितने हैं उनको क्या करना था, रिहा करना था। और यहाँ पर तो सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को आतंककारी कैदी घोषित कर दिया गया था दोस्तों। और जानते हैं, ये लोगों ने जो बम फेंका था असेंबली में, उसमें कोई भी हताहत या घायल नहीं हुआ था। ये सिर्फ अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए एक छोटा सा इनका प्रयोग था दोस्तों। और ये चाहते तो वहां पे धुआं भर गया था, पूरी असेंबली में बम गिरने की वजह से धुआं भर गया था। और ये चाहते तो आराम से, इनके पास 10 मिनट थे भागने के लिए, ये आराम से पर्चे भी फेंके और उसके बाद अपने आप गिरफ्तारी दे दिए, क्योंकि इनको पता था कि भाग जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, गिरफ्तारी दे देंगे तो सब कुछ होने वाला है। क्योंकि पहले से जब मौत डिसाइड कर लिया जाता है ना, तो वो कोई डर भय नहीं रहता है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इन महान क्रांतिकारियों के बारे में और क्या बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। दोस्तों, मैं जब पढ़ रहा था इनको, तो मुझे पता चला कि जब इनको फांसी दी गई, तो फांसी का जो डेट मुकर्रर था उससे एक दिन पहले फांसी दी जाती है, क्योंकि लाखों की भीड़ लाहौर जेल के इर्द गिर्द घूमने लगती है दोस्तों। और मैं बता दूं कि चिता की आग तक नहीं जलाते, सब इनको टुकड़े में काट काट करके नदी में बहा दी जाती है दोस्तों। सोचिए, इतना डर था इन योद्धाओं का अंग्रेजों के अंदर, और इतनी पॉपुलैरिटी थी इनकी कि उस समय इनके आगे महात्मा गांधी भी शायद फीके पड़ जाते थे। तो दोस्तों आप समझिए कि इन महान योद्धाओं में एक वसूल होता था, उनकी एक लकीर थी जी, ठीक ठाक दिख रही थी कि हमें कुछ भी करना है
अपने वसूलों पे आँच नहीं आने देना है। और जो अपना एक वसूल बनाता है, जो अपना एक लकीर बनाता है, शुरू में तो कष्ट होता है लेकिन लास्ट में पूरी दुनिया उसके आगे पीछे घूमती है। तो इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।